English. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्टर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एंशिएंट साइकोलॉजी का सेकंड क्लास जो छोटे छोटे पार्ट्स में हमको पढ़ना है उसके संबंध में उंट फादर ऑफ साइकोलॉजी कहलाते थे। मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया कि साइकोलॉजी का जन्म फिलॉसफी के अंदर ही हुआ। उंट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट साइंस बनाने का काम किया। इतना सा रिकैप करने के बाद फिर आज हम उंट के संबंध में ही बात करेंगे। और उन्होंने उंट के शोध प्रकाशन जो रिसर्च पेपर्स थे उनके छात्रावस्था में ही शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया और फ्रेडरिक के साथ जब वो अलग हुए अपने परिवार से, तो उन्होंने अपने जीवन का समर्पण ही कर दिया शिक्षाविद बनने में। और इस क्रम में उनका पहला प्रकाशन 1856 में हुआ, 1856 में प्रकाशित हुआ। और 1858 ईस्वी में उनकी पुस्तक बिट्रेज जो हमेशा कहलाती है, और यही बिट्रेज पुस्तक साइकोलॉजी की पहली पुस्तक मानी जाती है। तो बिट्रेज का पहला संस्करण जो था, यानी 50% आधा भाग जो है वो प्रकाशित हो गया। बिट्रेज अर्थात उसका इंग्लिश जो अनुवाद है वो कंट्रीब्यूशंस टू द थ्योरी ऑफ सेंसरी परसेप्शन का पहला खंड, सेंसरी परसेप्शन। ये शब्द हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वुंट के इस सेंसेशनिस्टिक अप्रोच पर भी एक स्कूल खड़ा हुआ, जिसको इस अप्रोच को जो गेस्टाल्टवाद कहलाता है। और परसेप्शन को उन्होंने कभी भी पर्सनल एक्सपीरियंस का या कॉन्शियस एक्सपीरियंस का साइंस मानने की बात नहीं मानी। तो उन्होंने ये जो बिट्रेज था, इसका जो पहला संस्करण जो आधा माना जाता है इस पुस्तक का, उसका प्रकाशन हुआ 1858 ईस्वी में। इस पुस्तक का नाम देके बोलना होगा कंट्रीब्यूशंस टू द थ्योरी ऑफ सेंसरी परसेप्शन का हुआ। और शरीर क्रियात्मक नियमों पर, देखिए इस पुस्तक में क्या कहा गया कि शरीर क्रियात्मक नियमों पर आधारित एक नया अध्ययन क्षेत्र, एक एजुकेशनल फील्ड की तैयारी हो रही है। इस बात का संकेत मिलने लगा था इस पुस्तक बिट्रेज के पहले या अधूरे संस्करण में। तो ये पुस्तक विभिन्न खंडों में छपती रही, विभिन्न खंडों में, यानी टुकड़ा टुकड़ा करके इस किताब को उन्होंने छापा, जिसको बिट्रेज एक्चुअली पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से करके उन्होंने प्रिंट करा था। तो इसे छपती रही और अंतिम संस्करण 1862 में आया, प्रकाशित हुआ। शूल्स के अनुसार, शूल्स एक क्रिटिक हैं और उन्होंने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा काम किया। तो शूल्स के अनुसार फेक्नर की पुस्तक, फेक्नर द फिजिसिस्ट, वो भौतिक शास्त्री थे, यानी फिजिसिस्ट थे। और उनकी पुस्तक जो 1860 में प्रकाशित हुई, यहाँ किताबों का नाम आप सुनिएगा। पहली किताब उंट की जो संस्करणों में छोटे छोटे टुकड़ों में छपी, 1862 में वो पूरी पुस्तक छप गई। और फेक्नर की पुस्तक एलिमेंटे, बिट्रेज उंट की, और फेक्नर की पुस्तक एलिमेंटे जो 1860 में पब्लिश हुई के साथ ये पुस्तक 1862 में सामान्य रूप से नए विज्ञान की स्थापना की सूचना देने वाली स्थिति उत्पन्न कर चुकी थी। तो मनोविज्ञान की और मनोविज्ञान के वास्तविक जन्म का यहाँ पर ऐलान लगता था कि हो रहा है। उन्होंने क्या किया था कि शरीर क्रियात्मक नियमों पर आधारित एक नया विज्ञान की झलक आने लगी थी। किससे? बिट्रेज से और फेक्नर के एलिमेंटे
उसका नाम एलिमेंटे डर साइकोफिजिक था, लेकिन एलिमेंटे 1860 में छपी और उंट की पुस्तक का पूर्ण संस्करण जो है वो आपको 1862 में आया। ये छपना शुरू हुआ 1856 में, 1858 में इसका कुछ पार्ट आया, इस तरह से करके 1862 में कंप्लीट बुक आई जिसको बीटरेज कहते हैं। और एलिमेंटे 1860 के प्रकाशन बीटरेज के दोनों खंडों 1858 और 1862 के बीच में हुआ, इसलिए ये कहना कठिन है कि कौन नई और कौन पुरानी पुस्तक है। दोनों लगभग एक ही समय के 1858 में इसका पहला संस्करण बीटरेज का आया था। यही चीज शूल्स इस बात को कह रहे थे कि ये कहना मुश्किल है कि साइकोलॉजी एलिमेंटेड साइकोफिजिक पहले आया या बीटरेज पहले आया, तो इसका हम आयु जो है वो निर्धारित नहीं किया जा सकता। जस्ट अब आइए आप हम लोग इस पे आगे बात करते हैं। और बोरिंग जो एक और बोरिंग, शूल्स, ये सब नाम याद रखिए आप लोग, क्योंकि ये क्रिटिक्स हैं। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पर बहुत सारा काम किया है और इनका जो काम है वो आज भी मान्यता प्राप्त है और उन्होंने साइकोलॉजी को एक नया स्तंभ देने में जो अपना योगदान किया उसको हम भुला नहीं सकते हैं। तो बोरिंग ने लिखा कि बीटरेज एक पुस्तक है जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की आरंभ करने का कुछ दावा कर सकती है। कुछ इसलिए कि विषय में ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, कुछ इसलिए कि ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के समर्थक में फॉर्मल औपचारिकता वकालत की गई है इस किताब में। तो ये बोरिंग का कहना है, ठीक है। बोरिंग का कहना है औपचारिक वकालत की गई है, इसलिए भी कि सभी त्रुटियों के बावजूद ये वुंट की प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की पहली पुस्तक है। किसने कहा? ये बात कही बोरिंग ने कि ये वुंट के प्रयोगात्मक, इसमें बहुत सारी त्रुटियां भी बाद में निकाली गई, लेकिन ये पुस्तक इतनी ज्यादा मशहूर हुई कि 1893 में इसका संशोधित संस्करण भी फिर प्रकाशित हुआ। तो 1893 में इसका संस्करण प्रकाशित हुआ। तो ये इसी पुस्तक ने उन्हें बताया कि सेंसेशन शरीर क्रियात्मक विषय है। सेंसेशन, संवेदना शरीर क्रियात्मक विषय है, एक पॉइंट हुआ। दूसरा 1862 में विषय है और अवगम में मनोवैज्ञानिक तत्व प्रधान रहते हैं। यानी सेंसेशन जो है वो फिजियोलॉजी का विषय है और परसेप्शन में मनोवैज्ञानिक तत्व प्रधान रहते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन। ये बात उंट ने बहुत स्पष्ट की और इस बात को उन्होंने माना भी, लोगों ने भी माना इसको। बाद में बहुत सारे विवाद हुए, कैटेल आए, तो जब समय आएगा मैं उस पर भी डिस्कशन करूंगी। लेकिन बोरिंग ने ये बात अपनी किताब में, अपनी क्रिटिकल एनालिसिस में उनके संबंध में ये चीज लिखी है। अब देखिए कि आगे 1862 में ही उन्होंने हाइडेलबर्ग में मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से, ये किताब है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ नेचुरल साइंस, ये एक के नाम से एक व्याख्यान माला लेक्चर सीरीज उन्होंने डिलीवर किया। लेक्चर सीरीज 1963 ईस्वी में इन भाषणों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। ये जो लेक्चर्स उन्होंने दिए, किसने? उंट ने। एक लेक्चर सीरीज, क्या व्याख्यान था? साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ नेचुरल साइंस की जो उन्होंने लेक्चर्स दिए थे, उस पुस्तक को 1862 में ये काम किया था और 1863 में उसको एक बुक फॉर्म में पब्लिश किया गया। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले बीटरेज आई 1800, हम रिपीट करते हैं इसको, 1858 में, 1856 में ये बात आने लगी थी, लेकिन 1858 में उसका पब्लिकेशन हुआ बीटरेज का। और उसके बाद फिर 1860 में फेक्ने की एलिमेंटेड साइकोफिजिक आई। बोरिंग का कहना है
और शूल्स का कहना है कि कौन पुस्तक 1862 में फाइनल बुक पब्लिश होके आ गई 2 पार्ट्स में, 1862 में और 1858 में। तो ये जो बुक आई, इन दोनों में ये मानना मुश्किल है कि साइकोलॉजी के जन्म के लिए कौन सी पुस्तक जो है पहले आई और बाद में आई, नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में एलिमेंटेड साइकोफिजिक का जो फेक्नर की लिखी हुई थी 1860 में प्रकाशित हो गई थी, और इसी से सेंसेशनिस्टिक साइकोलॉजी के निर्माण, यानी साइकोलॉजी एक नए फील्ड के आगमन की सूचना या एक झलक दिखने लगी थी। तो अब इस पे बोरिंग कहते हैं कि बोरिंग ने भी इस पे अपना विचार प्रस्तुत किया, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के आरंभ में कुछ दावा कर सकती, ये तो बहुत ही स्पष्ट है। और यहाँ पर एक फिर 1863 में, जो 1862 में जितने भी व्याख्यान दिए थे, किसने? वुंट ने, विल्हेम वुंट ने, उन्होंने उसको एक बुक फॉर्म में पब्लिकेशन 1863 में हो गया। चलिए यहाँ तक आ गए, और प्रस्तुत माला इन भाषणों को एक पुस्तक का रूप दिया गया, और जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन द एनिमल्स, एनिमल्स नहीं, माइंड्स एंड लेक्चर्स ऑन द माइंड्स ऑफ मेन एंड एनिमल्स। लेक्चर्स, ये जो जितने भी व्याख्यान 1862 में दिए गए, उसको एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया गया 1863 में, जिसका टाइटल था लेक्चर्स ऑन द माइंड्स ऑफ मेन एंड एनिमल्स। और इतनी प्रिय हुई ये किताब कि 30 वर्ष बाद 1893 ईस्वी में भी ऊंट को पसंद करने वाले लोगों ने इसकी मांग की और इसका संशोधित रूप फिर से प्रस्तुत किया गया। और बिटरेज के भी कई संस्करण हुए। तो इसका संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ, जर्मन लैंग्वेज में थी ये किताब, तो इसीलिए बिटरेज कहलाई, या इसका जर्मन नेम भी था, लेकिन ये इंग्लिश में भी इसको अनुवाद किया गया, इसको ट्रांसलेट किया गया। अनेक बार पुनर्मुद्रण हुआ, इसके पैसा भी अलग, पुनर्मुद्रण इसके जो कॉस्ट था इसको भी बदला गया, और ऊंट के बाद तक ये छपती रही। ये किताब बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी ऊंट को समझने वाले और ऊंट को के अनुयायी जितने भी थे। इस संस्करण का लेक्चर ऑन द माइंड्स ऑफ मेन एंड एनिमल्स जो है विभिन्न संस्करणों में छप के सामने आती गई और उनके जाने के बाद भी आई। बिटरेज से भिन्न इस पुस्तक की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनसे शरीर क्रिया विज्ञानियों के सीधा और सादा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान से परिचय होता है। जो फिजियोलॉजिस्ट थे उनको फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी से सीधा परिचय मिलता था, इसलिए ये किताब जो थी लेक्चर ऑन द माइंड्स ऑफ मेन एंड एनिमल्स, इसका बहुत ज़्यादा संस्करण छपा। पहला तो 1893 में छपा और फिर फिजियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके डिमांड पर इसको ऊंट के बाद भी ये किताब जो है वो छपती रही। तो ये उनका बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था जिसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, बल्कि आज भी हम इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये शरीर क्रिया सीधा और आगे विकसित होने वाले और यहाँ सादा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान से परिचय होता है और ये भी स्पष्ट होता है कि आगे विकसित होने वाले प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के विषय क्या क्या होंगे। हम यहाँ पर इस वीडियो को अब ख़त्म कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे और फिर आप लोगों से मिलेंगे। सो बाय स्टूडेंट्स।